नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जवाब तो चाहिए। इन दिनों कुछ सवाल बड़े सरगर्म हैं। सवाल सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही थी? क्या सीधे तौर पर भीमा कोरेगांव में जो हिंसा हुई उसका संबंध माओवादी संगठन से है? क्या जिस तरीके से फ्रीडम और स्पीच के नाम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं ये सीधे तौर पर नक्सलवाद को समर्थन नहीं है? ये तमाम सवाल इन दिनों इसलिए सरगर्म है क्योंकि भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े हुए कुछ खास लोगों को जिस तरह से गिरफ्तारी की गई, 5 लोग गिरफ्तार किए गए, सवाल बड़े बड़े उठने लगे, विरोध के स्वर उठने लगे। कहा जाने लगा कि बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार करके कहीं ना कहीं से फ्रीडम और स्पीच को दबाने की कोशिश की जा रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कड़ी आपत्ति जताते हुए गिरफ्तारी करने के तरीके पर सवाल उठाया गया। पुख्ता प्रमाण की बात कही गई। महाराष्ट्र पुलिस ये कहती है, पुणे पुलिस ये कहती है कि उनके पास पूरे सबूत हैं। इन सब के बीच इस मसले को पॉलिटिकली सैबोटाइज करने की कोशिश क्यों की जा रही है, जबकि इस मसले का वृहद स्तर ये कहता है कि ये ना तो बीजेपी, न कांग्रेस, न सीपीएम का मसला है, ये तो भारत की आंतरिक सुरक्षा का मसला है। क्यों सीधे तौर पर जब नक्सलवाद से भारत जूझ रहा है, नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बन चुका है, तो ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर नक्सलवादियों का समर्थन कहां तक जायज है? ये बड़ा सवाल है। आज इसी बड़े सवाल पर हम बड़ा जवाब लेने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से करते हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में और पीएम की हत्या की साजिश में पुणे पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 5 बड़ी गिरफ्तारियां की हैं। इनमें प्रोफेसर, पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं। ये सभी गिरफ्तारियां दिल्ली, फरीदाबाद, ठाणे, मुंबई और हैदराबाद से हुई हैं। वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने फरीदाबाद से सुधा भारद्वाज, ठाणे से अरुण परेरा और मुंबई से वर्नन गोंजाल्विस को हिरासत में लिया है, जबकि दिल्ली से गौतम नवालखा और हैदराबाद से वरवर राव को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का दावा है कि इनकी नक्सलियों से साठगांठ थी जो प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रहे थे। सभी आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि ये मामला पहली बार उस वक्त सामने आया था जब पुणे पुलिस भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में जांच कर रही थी। जांच के दौरान पुणे पुलिस ने 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। यलगार परिषद के सदस्य रोना विल्सन के यहाँ छापेमारी में बरामद दस्तावेजों से विस्फोटक जानकारियां निकलकर सामने आई थी। इसके बाद पुलिस ने इस चिट्ठी के आधार पर और उनमें सामने आए नामों की कड़ियों को जोड़ते हुए छापे की कार्रवाई की। वहीं इस मसले पर सुधा भारद्वाज की बेटी ने पुलिस की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए हैं। 7 बज रहा था सुबह के और मैं और मम्मा थे घर पे। उन्होंने बेल बजाई, फिर मम्मा ने 10 मिनट बाद मुझे उठाया। उन्होंने कहा कि सर्च के लिए पुलिस आई हुई है। तो मैं उठी, फिर उसके बाद मैंने देखा कि लगभग 10 लोग थे। उनमें से एक लेडी कांस्टेबल थी जो कि हरियाणा लोकल की थी और बाकी जो आए हुए थे वो पुणे महाराष्ट्र के थे। और फिर मम्मा ने मुझे बताया कि ये सर्च के लिए आए हुए हैं। फिर उसके तुरंत बाद ही उन्होंने कहा कि हमें सर्च करना है और उन्होंने हमारा फ़ोन वगैरह लिया। फ़ोन पहले तो उन्होंने बंद कर दिया, तो मम्मा ने कहा कि हमें फ़ोन तो करना पड़ेगा एक लॉयर को। तो उन्होंने बोला कि आप जब सर्च ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप फ़ोन कीजिए। आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव मामले में जून महीने में रोना जैकब विल्सन, सुधीर ढाबले, सुरेंद्र गार्डलिंग, शोमा सेन और महेश राउत को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद रोना विल्सन के घर से एक चिट्ठी बरामद की गई थी। इसमें यह खुलासा हुआ था कि नक्सली देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। देश के एक हिस्से में एक हिंसा होती है, उस हिंसा से जांच शुरू होती है। जांच के तार सीधे तौर पर जाकर नक्सलवाद से जुड़ते हैं, गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। नक्सलवाद देश की समस्या है, राजनीति क्यों? सवाल क्यों उठ रहे हैं सीधे तौर पर ये कहते हुए कि सरकार आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बहाने जिस नक्सलवाद पर प्रहार करने की बात आज सदियों से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती आई हैं, आज वही अपने विचारों को भूलकर सिर्फ
सत्ता हथियाने के लिए एक बार फिर से उसके उलट बयानबाजी कर रही हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सवालों के जरिए, ट्वीट के जरिए, आइए आपको दिखाते हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच करते हुए प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश का खुलासा होने के बाद पूरी तरीके से हड़कंप मच गया था। अब आगे की जांच में बढ़ी पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है, जिसके बाद 5 वामपंथी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके समर्थन में अब कांग्रेस और विपक्षी आ खड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उनके समर्थन में बयान दिया है। राहुल गांधी ने वामपंथियों की गिरफ्तारी पर सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में अब सिर्फ एनजीओ के नाम पर आरएसएस ही चलेगा। न्यू इंडिया में आरएसएस के अलावा किसी के लिए जगह नहीं है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वो बाकी सब एनजीओ को बंद कर दें, सभी कार्यकर्ताओं को जेल भेज दो और आवाज उठाने वालों को गोली मार दो। राहुल गांधी के बयान से साफ है कि इस मामले पर वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश पर राहुल ने कुछ भी नहीं कहा। वहीं कांग्रेस पर सवाल अब उठ रहे हैं कि क्या वो राजीव गांधी हत्याकांड को भूल चुकी है। उधर सीपीआई नेता प्रकाश करात और अरुंधति राय ने इसे इमरजेंसी जैसे हालात बताया। प्रकाश करात ने कहा कि ये लोकतांत्रिक अधिकारों पर बड़ा हमला है। वहीं तमाम आरोपियों के केस वापस लेने की मांग भी विपक्ष की तरफ से की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। राहुल गांधी आज जिस तरीके से सवाल खड़ा कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा इतिहास पलट कर देखें तो सबसे बड़े विक्टिम तो खुद कांग्रेसी ही रहे हैं। दंतेवाड़ा की वो कहानी भूल गए, दंतेवाड़ा की वो कहानी, वो घटना भूल गए जहां पर सर्वोच्च कांग्रेसी नेताओं को किस तरीके से नक्सलवादियों ने भून दिया था। क्या उड़ीसा की वो कहानी भूल गए जहां पर सर्वोच्च कांग्रेसी नेताओं को किस तरीके से नक्सलियों ने भून दिया था। क्या नक्सलवाद के जरिए, नक्सलवाद को सपोर्ट करके राजनीति की जा रही है? क्या इस मसले पर, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, एक राष्ट्र नीति नहीं होनी चाहिए? बात आंतरिक सुरक्षा की है। बहरहाल राजनीति शुरू हो चुकी है, मामला सर्वोच्च न्यायालय की दहलीज तक भी पहुंचा। इस गिरफ्तारी पर किस तरीके से सवाल उठे, लेकिन पुख्ता सबूत की बात जरूर की गई। मेरे सहयोगी नमित त्यागी ने इस पर जायजा लिया, क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से, आइए आपको बताते हैं। हिंसा मामले में गिरफ्तार हुए सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा की आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो और वहां पर खुद दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने पुलिस के सबूतों पर सवाल खड़े किए और साफ तौर पर यह कहा कि गौतम नवलखा के गिरफ्तारी के बाद जो पुलिस ने सबूत पेश किए हैं वो मराठी में हैं, जबकि गौतम नवलखा को मराठी नहीं आती है, क्योंकि गौतम नवलखा को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में गवाहों के विश्वसनीयता पर जज ने सवाल खड़ा किया है। इसके बाद ही अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर हो रहा है कि बेवजह जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले पर, उसमें आज दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई जो हुई है गौतम नवलखा मामले में, वहां पर अब खुद सरकार भी गिरती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इस पूरे मामले में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो वामपंथी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसके खिलाफ हैदराबाद के अंदर भी प्रदर्शन हुआ है। लेकिन गौतम नवलखा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो पुलिस ने सबूत पेश किए हैं, उन सबूतों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज। तो कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं कि गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अब पुणे पुलिस साफ तौर से कह रही है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं और वो सबूत जरूर कोर्ट में रखे जाएंगे। एक प्रोसीजर जरूर शुरू हो चुकी है, गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाया गया है, लेकिन गिरफ्तारी सही है नहीं इस पर कोई फैसला नहीं आया है। बावजूद इस पर विपक्ष की राजनीति शुरू हो चुकी है। इन सब के बीच एक और अहम जानकारी उस वक्त निकलकर सामने आई जब गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट सामने आती है। हालांकि ये रिपोर्ट पहले भी सामने आई है, इस बात के पुख्ता सबूत पहले भी मिल चुके हैं कि नक्सलवाद का अब जुड़ाव सीधे सीधे आतंकवाद से भी हो रहा है, जो इस देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा को सुनिए। सुदर्शन न्यूज को गृह मंत्रालय से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो भी आरोपी कोरेगांव हिंसा से जुड़े हुए हैं उनके पास
पुख्ता सबूत है और गृह मंत्रालय उस सबूत को पेश भी कर सकता है। हालांकि इस पूरे मामले पे आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट में वकीलों ने यह दलील दिया कि गौतम नवलखा जबकि दिल्ली में रहता है और जो उसके खिलाफ एविडेंस पेश किए गए हैं वो पूरी तरीके से मराठी में है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये पूरी हिंसा प्लान की गई थी या फिर इस हिंसा को करने के पीछे कोई एक बहुत बड़ी वजह थी। गृह मंत्रालय के सवाल से ये साफ बात निकल के आती है कि जो ये पूरी हिंसा हुई है उस पर जो सबूत हैं वो गृह मंत्रालय के पास पर्याप्त हैं। कैमरामैन राहुल के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। सवाल कई है और जवाब देने के लिए इस वक्त पैनल भी तैयार है। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए पीयूष ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे प्रवक्ता सैफ खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा जी इस पैनल का हिस्सा है, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी शमशेर खान पठान साहब भी जुड़ रहे हैं। शमशेर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और मैं शुरुआत सैफ खान आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि विरोध के स्वर जिस तरीके से उठ रहे हैं, सबसे बड़े विक्टिम तो आप लोग ही रहे हैं, और जब विक्टिम ही राजनीति करने लगे तो सवाल कई उठते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया लावनी जी, आज आपके साथ सुदर्शन न्यूज के ऊपर फिर मौका मिला। क्या अच्छी तरीके से इसे घुमा फिरा के टेररिज्म से जोड़ा गया है। सच्चाई जो है वो मुझे लगता है बिल्कुल अलग है, और मुझे लगता है कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए कि क्या है सच्चाई। नक्सल आपने टेररिज्म से वो चीज जोड़ी, ठीक है, हम उसकी आलोचना करते हैं, हम हमेशा अगेंस्ट टेररिज्म के रहे हैं। बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है आज जो इन 5 लोगों को, आपकी सरकार थी जब, उस वक्त भी ये रिपोर्ट सामने आई थी। आज सरकार बदल गई है लेकिन रिपोर्ट वही है। नक्सलवाद का जुड़ाव किस तरीके से आतंकवाद से होता जा रहा है, हम बात करेंगे। ये आपके खुद के प्रवक्ताओं ने इस बात पर कई बार बातें की है। नक्सलवाद की आपने बात ठीक की, नक्सलवाद को हम जो है उसकी भी आलोचना करते हैं, उसके आ रहे हैं, मगर अब नक्सलवाद से इनको जोड़ा जा रहा है, उनको क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है, ये हम कोर्ट पे छोड़ देते हैं। मेरे ख्याल से ये कोर्ट का काम है डिसीजन लेना और ये बताना कि कितने एविडेंसेस प्रूव। आज हाई कोर्ट में जो हुआ उसके मेरे ख्याल से एविडेंस के लिहाज से अगर आप बात करेंगे, जिसमें बताया गया कि जो है आपका गौतम जो है नवलखा जो है, इनको मराठी नहीं आती और इनके सबूत जो दिए गए हैं, इनको मराठी के एविडेंसेस के जो इनके खिलाफ जो है वो दिया गए। नहीं एविडेंसेस इनको बहरहाल आता नहीं है, तो ये हाई कोर्ट पे छोड़ देते। मैं तभी कह रहा हूँ जुडिशरी सिस्टम पे छोड़ दीजिए। पर मुझे सच्चाई जो है कहीं ना कहीं पलटी जा रही है। सच्चाई क्या है वो उसकी कुछ चीजें मैं सामने रखना चाहता हूँ। अब इन जितने भी 5 एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया है, ये क्या करते हैं, पहले इसकी डिटेल में भी जाइए। इनकी डिटेल में जाएंगे तो जो आपका वहाँ भीमा कोरेगांव में जो ये सब चीज़ें वायलेंसेस हुई थी, इनके खिलाफ ही लिखने वाले थे। इनके खिलाफ में काफ़ी लोगों ने न्यूज़पेपर्स में भी लिखा है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, इसकी वजह से उनको गिरफ्तार भी किया गया है। आप ये देखिए, वरवरा राव 80 साल के हैं साहब, वो प्लान करेंगे पीएम मोदी जी, पीएम हमारे देश के प्रधानमंत्री। मुझे पता है कि आप बहुत तैयारी से आए हैं, आप पूरा चिट्ठा खोलेंगे, वो हम भी तैयार कर चुके हैं और हम ग्राफिक्स बिल्कुल मैं खोलूंगा साहब, ये मेरी ड्यूटी है दुनिया के सामने। लेकिन आपकी ड्यूटी ये है कि जरा आप ये बता दें, सवाल मेरा सीधा था, जिस नक्सलवाद से कांग्रेस सबसे ज्यादा पीड़ित रही, उस नक्सलवाद को कहीं ना कहीं से आज आप खुद अपने बयानों के जरिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने ट्वीट के जरिए सपोर्ट करते हैं। आप लावनी जी क्यों गलतफहमी फैला रही हैं आप क्या ये कह रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी जी ने कहा क्या आप नक्सलवाद को सपोर्ट नहीं, कर देते हैं? कहां सपोर्ट कर रहे हैं मुझे बताइए, कहां सपोर्ट कर? लावनी जी बात घुमाइए फिराइए नहीं, इधर आदर देखिए, एक पेड़ के दरादर मत घूमिए। आप ये कह रहे हैं नक्सलवाद को कहां सपोर्ट करने को बोला है राहुल गांधी जी ने? आप ये बताइए, इंडियन नेशनल कांग्रेस या राहुल गांधी जी ने किसने कहा है कि हम नक्सलवाद को सपोर्ट करते हैं? आपके देश की जांच एजेंसीज ये कहती है कि ऐसी एक बड़ी साजिश चल रही है देश के अंदर जिसमें नक्सलवाद शामिल है, और नक्सलवाद किस तरीके से शहरी नक्सलवाद से जुड़ता चला जा रहा है, इंटेलेक्चुअलिज्म से जुड़ता चला जा रहा है। अगर आपके देश की जांच एजेंसियां, जिन पर आपको भरोसा होना चाहिए, वो इस बात को रखती हैं, तो सवाल क्यों उठता है? देखिए, सबसे पहली चीज, जांच एजेंसियां जो है सवाल का कई बार जो होता है सही भी इन्वेस्टिगेशन करती हैं, कई बार गलत भी करती हैं, पहली बात। दूसरी चीज, नहीं, ये कोर्ट का मामला, जुडिशरी का सिस्टम है। सुनिए, इस पे आपत्ति है कोई भी चीज लानी, मेरे ख्याल से एक जजेस पे छोड़ देते हैं, हमारे देश की जुडिशरी सिस्टम पे छोड़ देते हैं। जो मुझे यकीन होगा, यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के जो इस वक्त प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, जो बहुत उत्साह है, वो भी यकीन करेंगे जुडिशरी सिस्टम पे यकीन है। नहीं, मेरा सवाल ये था
क्लीन नहीं चिट नहीं दे दिया। नहीं, नक्सलवाद को आपने इंडियन बिना नेशनल सबूत के कांग्रेस ने clean चिट कभी दे सपोर्ट दिया। नहीं किया। लावनी जी मुझे आपने मौका दीजिए कि मैं अपनी बात बिना सबूतों मैं अपनी के बात clean खत्म चिट कर दे लूं। दिया। मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। नक्सलवाद को कभी भी राहुल गांधी जी या इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कभी सपोर्ट नहीं किया, ना आज सपोर्ट कर रहे हैं। पर बात यह है जो भीम गोरेगांव में जो ये वॉयलेंसेस हुई थी, जो मेन एक्यूज थे, जिनके ऊपर जो जिनको गिरफ्तार होना चाहिए था, आज उनको ना गिरफ्तार करते। लावनी जी एक मिनट, लावनी जी उनको ना गिरफ्तार करते हुए आज इन 5 एक्टिविस्टों को गिरफ्तार किया जा रहा है और पुलिस ये बोल रही है कि सबूत है। तो मैं चाहूंगा कि वो कोर्टों में जो है उसको प्रोसीडिंग्स करें, उनके सामने सबूत लेके आए और फिर कार्रवाई होनी चाहिए। जो जज का जो जजमेंट होगा वो हम सबको कबूल है। देखिए लावनी जी, सबसे बड़ी बात यह है और सब भाई इस चीज को जानते हैं कि ये व्यक्ति जो आज जिनकी गिरफ्तारियां हो रही थी, वो पहली बार उनकी गिरफ्तारियां नहीं हो रही थी। यही व्यक्ति थे जिनकी गिरफ्तारियां 2005, 6, 7, 11, 13 सभी में हुई थी। यूपीए गवर्नमेंट उस टाइम थी, उस टाइम भी इनकी गिरफ्तारियां हुई थी। टोटल ऐसे 128 मामले हुए थे जिसमें कि लोगों को गिरफ्तार किया गया था और सरकार यूपीए की थी। पहली बात। देखिए दूसरी बात पर मैं आता हूं, ये सभी किस विचारधारा से हैं? जो विचारधारा ये मानता है कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, मतलब बंदूक की नोक पे सत्ता हासिल हम किसी भी हालत में करेंगे, और ये उसका एक साजिश है। देखिए एक विषय है, एक ऐसा संवेदनशील विषय है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का विषय था, जिसपे राजनीति और वो भी इस स्तर पर राजनीति हो, ये शर्मिंदगी का एक विषय है। बात आपने कर दी, निश्चित रूप से ये वैचारिक मतभेद की बात है, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति बनी, कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं से सरकार से भी चूक हुई है? आज अगर सवाल पुलिस की गिरफ्तारी को लेकर उठाया जाता है, सरकार की मंशा पर सवाल उठाया जाता है, तो नहीं लगता कि आपसे भी चूक हुई है? देखिए लावनी जी, मैं 3 बिंदु में इसका उत्तर दे दूं। सबसे पहली बात कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, इन्वेस्टिगेशन का काम ना ही कोर्ट का है ना ही सरकार का है, वो काम पुलिस का है। और इन्वेस्टिगेशन का एक सिद्धांत है, जैसे न्याय का एक सिद्धांत है कि अगर मान लीजिए 100 अगर दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को उसमें सजा नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से जो जांच का सिद्धांत है वो ये कहता है कि किसी भी संभावित, मतलब कहीं पे भी अगर संभावना है जांच की तो उसे भी रोका नहीं जा सकता है। ये जांच का सिद्धांत है और दोनों पैरेलल चलता है और दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। देखिए दूसरी बात कि अभी ये कह रहे थे कि वो सभी कौन लोग हैं जो उसके खिलाफ लिख रहे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं। अरे भैया, तो याकूब मेनन भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, ओसामा बिन लादेन भी तो इंजीनियर था। लेकिन ये सिर्फ कह देना कि वो बुद्धिजीवी हैं, भाई अभी देश में इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है। अब ये सोचिए लावनी जी, अंत में एक चीज बस कह देता हूं, मैं इनका बात का काउंटर करना चाहूंगा। यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जो कोर्ट में रात में 4 बजे यही सवाल उठाते हैं, यही सवाल और उठाते हैं। याकूब मेनन की जब फांसी हो यही जाती सवाल है उठाता तो वो जुडिशियल किलिंग बोलते हैं। ठीक है अनिल इस तरह से फिर इनको देश के ठीक है, राजनीति होती रहेगी सर। अभी टाइम बहुत है, अभी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो मुद्दा है, हम अनिल मिश्रा जी, आज हम सुबह से देख रहे हैं गिरफ्तारी हो रही है, कोर्ट के पास पहुंच जाते हैं, कोर्ट का ये डिसीजन नहीं है, उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया हुआ है, गिरफ्तारी को लेकर सवालों पर, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो सबसे अहम मुद्दा है वो है देश की इंटरनल सिक्योरिटी का, उसको ताक पर रखने की कोशिश की जा रही है। और मैं बार बार कहूंगी, इसके लिए खाली विपक्षी क्यों जिम्मेदार है? क्या सत्ता पक्ष भी इसमें राजनीति नहीं कर रहा है? इंटरनल सिक्योरिटी मुद्दा होना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल। देखिए लावनी जी, आप भी पत्रकारिता की फील्ड में हैं, आपको अच्छा अनुभव हुआ होगा, तो कोई आज की घटना पे नहीं नजर डालिए, पिछले 10 साल से आप थोड़ा घटनाओं पे नजर डालिए। दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ है कि अब जो एक राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्रभक्ति है, जो देशभक्ति है, वो 2 विचारधाराओं में बट गई है और दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से कभी मिल नहीं रही हैं। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है। हम आपको बहुत छोटे में एक्सप्लेन कर दें, जैसे पीयूष ठाकुर जी अभी बता रहे थे कि 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं, कैसे क्या है, मैं पूरी घटना आपको बता देता हूँ। ये भीमा कोरेगांव की जो घटना, बहुत पीछे न जाएं, तो आज ये जो 5 लोग पहले भी अरेस्ट कर लिए गए थे, जो उसमें 5 मुख्य अभियुक्त हैं, वो 5 पहले अरेस्ट किए गए थे। उसके बाद जांच का केंद्र जो प्रधानमंत्री का पत्र बना। तो देखिए जांच एक 2 चीजें होती है, एक तो अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, प्रधानमंत्री की हत्या का मामला है, तो राष्ट्रीय स्तर का मामला होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच करती हैं। लेकिन देखिए दोनों में भिन्नता है। यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस की जांच चल रही है, पुणे पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच में काफी अंतर हमेशा देखने में
आया जो व्यवहारिक तौर पर है, जहां पर सरकार की दखलंदाजी भी होती है, कहीं ना कहीं उसमें हस्तक्षेप भी हो जाता है। संतर में एक चीज तो कॉमन है ना सर, इंटरनल सिक्योरिटी। नहीं, हम आपको वही एक्सप्लेन कर देते हैं, नेशनल सिक्योरिटी, हम इंटरनेशनल आपको सिक्योरिटी। एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अभी पीयूष ठाकुर जी ने भी कहा, आपका भी प्रश्न था, मेरे भी मन में उठता है कि यही घटना जब मालेगांव में होती है, आप एक मिनट सुन लें, जब मालेगांव में यही घटना होती है और उस वक्त की सरकार, उस वक्त की पुलिस जब जांच करती, किसी एक संगठन, किसी उस पर आरोप लगती है, यही जो हमारी सत्ताधार पार्टी है ये विपक्ष में थी, इसने आरोप लगाया, तब उस वक्त, आज मैं एक मिनट आपको अपना तब विपक्ष में आज की पार्टी थी जो सत्ताधारी है, और जो आज विपक्ष में उस वक्त था। तो प्रश्न ये उठता है कि ये कैसे निश्चित किया जाए कि सत्ता पक्ष जो करेगा विपक्ष उसका विरोध करना ही करना है। लेकिन दूसरी बात मैं पीयूष जी आप बता दूं, आज जो 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इसमें मैं आपको बता दूं सुधा भारद्वाज जी जो हैं, वो छत्तीसगढ़ में जब पुलिस के द्वारा कई आदिवासियों का एनकाउंटर किया गया था जो निर्दोष थे, बाद में साबित हुए, ये सुधा भारद्वाज जी वो हैं जो उन एनकाउंटर के खिलाफ, वहां आदिवासियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। इनके खिलाफ आज तक एक भी आरोप नहीं है, ये पहली बार, इनका आपराधिक कोई इतिहास नहीं है। दूसरा मैं आपको बता दूं गौतम नवलखा जी के बारे में, ये एक पत्रकार है, ठीक है, वामपंथी विचारधारा है, लेफ्टिस्ट है, दक्षिणपंथी है। सर आप जिस तरह से 5 लोगों के बारे में बता रहे हैं, मैं पहले शमशेर खान पठान साहब के पास जाऊंगी, उनका भी मैं पहले व्यू ले लूं, उसके बाद आप चारों के पास फिर से दोबारा आऊंगे। शमशेर साहब, 5 लोगों की जिस तरीके से उनकी बायोग्राफी पर बात चल रही है, वामपंथ को लेकर सवाल उठ रहा है, आप क्योंकि खुद महाराष्ट्र में पूर्व पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, मामला मैं बार बार कह रही हूं, यहां पर बैठा हुआ हर एक शख्स या किसी भी टीवी चैनल पर बैठा हुआ कोई भी पॉलिटिकल पर्सन इस मसले पे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तरीके से टिप्पणियां करेगा। क्यों नहीं इस मसले पर राष्ट्रवाद और राष्ट्रनीति के तहत कोई बात कही जा रही है? आखिर यहाँ पर कौन जिम्मेदार है? क्योंकि आप खुद पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, आपने ऐसी चीजों को देखा होगा, स्थितियों को समझा होगा। यहाँ असल में पॉलिटिक्स कौन कर रहा है सर? लावनी जी देखिए, नक्सल का जो प्रॉब्लम है हम कई सालों से, 25 सालों से हम लोग फेस कर रहे हैं। इट इज़ नॉट न्यू थिंग, नई बात हमारे लिए नहीं है। लेकिन अभी जो 5 लोगों को जो अरेस्ट किया गया जो दिल्ली हाईकोर्ट ने आज जो वर्डिक्ट दिया है या जो ऑर्डर दिया है कि जो अरेस्ट इज डाउटफुल, और जो लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं ये लोग आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं लोग। अभी ये प्राइम मिनिस्टर का मारने की प्लानिंग कर रहे थे, ये मामला कुछ अजीब लग रहा है। और जब इतना सीरियस मामला अगर इंटरनल सिक्योरिटी का है तो इसमें एजेंसी ने क्यों नहीं कदम रखा, क्यों स्टेट पुलिस को उन्होंने वो मैटर दिए हैं? इसका मतलब है कि मैटर में कुछ सीरियसनेस नहीं है, या फिर मैटर पूरा ये महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर सर पे ठोक दिया गया है, आप उसको हैंडल कीजिए। दूसरी बात ये जो गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट का काम करने का तरीका ऐसा ही है, विक्टिमाइजेशन। अधिकारी रहे हैं ना आप, पुलिस अधिकारी रहे हैं, महाराष्ट्र में ही आप पोस्टेड रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। आप थोड़ा सा समझा दें कि एक प्रोसीजर भी तो होता है ना। आज नहीं, प्रोसीजर होता है, बिल्कुल होता है ना। उन्होंने गिरफ्तारी पर जरूर सवाल उठाया है, प्रोसीजर होता है ना, आगे का समय भी दिया गया है। लावनी जी, हाई कोर्ट ने डाउटफुल कहा है, आपने मेरे ख्याल से सही तरीके से प्रोसीजर होता है। आपने शायद जवाब नहीं सुना कि सीधे तौर पर ये कहा गया है सुप्रीम और कोर्ट ने हाउस अरेस्ट बुलाया और प्रमाण और तथ्य सामने रखे जाएंगे, उसको बाहर घूमने देने के लिए। वो अभी सभी ये सब बातें भीमा कोरेगांव के बाद ही क्यों निकली, ये एक बड़ा सवाल है। भीमा कोरेगांव के इंसिडेंट के बाद में क्यों निकली? वो भिड़े गुरुजी वो सीधा जहर फैलाते हैं, उन्होंने भीमा कोरेगांव का उन्होंने वायलेंस स्टार्ट किया, उनको 2 दिन में छोड़ दिए, उसके बाद में तपास में ये सब आगे निकलते गया। नहीं, आपने इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो भी गलत हो रहा है। अरे शमशेर जी और शमशेर साहब, आपने बहुत ठीक बात की, आपने उस शख्स का नाम लिया है, कुछ तो गलत हो रहा है, ये बात सही है। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कीजिए। लावनी जी, बात मत कम, आप शमशेर साहब की बात कंप्लीट होने दीजिए। पहली बात मेरी आपसे गुजारिश है, यही काम किया है। नहीं, मैं चाहूंगा शमशेर साहब अपनी बात आज सनातन संस्था ने आज पूरा टेरर नेटवर्क फैला दिया, पूरे बड़े बड़े बम धमाके की साजिश बना रहे हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है, आप उनके उसको बयान नहीं किया जा रहा है, टेररिस्ट बना जा रहा है। और उस चीज को चेंज करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये नई स्टोरी आप लोग प्लान कर रहे हैं। मैं वकील नहीं हूं साहब, मैं देश की सच्चाई बोलने वाला इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव हूं, समझे आप? और जिसका वो जिक्र कर रहे हैं शमशेर साहब, सुनिए, वो आरएसएस का वो वर्कर है जिसने जोधा अकबर
खबर जब रिलीज होने वाली थी तो सिनेमाज भी तोड़े थे। सुनिए जिसको आपके राष्ट्रीय, सुनिए आपके प्रधान से, हमारे देश के प्रधान सेवक जो है जिसको गुरुजी बोलते हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है गुरुजी मानते हैं, जिनके कदमों में पड़े रहते हैं, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए 2014 में लेने गए थे। घबराइए मत, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। शमशेर खान जी से दोनों से मेरा एक सवाल था। सैफ खान साहब, आपने शमशेर खान जी की बात तो सुनने के लिए बड़ा जोरदार उनको सपोर्ट किया, लेकिन मेरा सवाल ये है आपने यूपी की बात पूरी कंप्लीट नहीं होने दी लावनी जी। मैं अभी भी आपसे यही गुजारिश करता हूँ, परिषद जो हुई थी लावनी जी, आप शमशेर साहब की एक्सपर्ट राय के लिए आप हमें फिर मौका दीजिए। नहीं ये नहीं लावनी जी पूछिए, आपका हक है पूछने का, मगर मैं चाहूंगा शमशेर साहब जो सच्चाई बता रहे थे, हिंदुत्ववादी ताकत जो सच्चाई बता रहे नहीं आई, थे इन दो लोगों की, जो एक बीजेपी का गड़बड़ नहीं की, ये संभाजी भिड़े इनके लोगों ने सब वो लफड़ा किया, उन्होंने वहां पर वायलेंस किया, उनको कुछ नहीं किया गया, और सब ये बाकी लोगों को पकड़ना शुरू किया। नाम है, सुनिए, नाम मेरा है तो मुझे मौका दीजिए। डिबेट को अगर नहीं, नाम मेरा है तो मुझे मौका दीजिए। डिबेट को साबोटेज करने की कोशिश साबोटेज नहीं कर रहा हूं मैं, सब सच्चाई बोल रहा हूं। अभी अनिल मिश्रा जी ने क्या बात रखी, सुनिए, मैं अभी मेरा मौका, आप अपने टाइम पे बोलिएगा, घबराइए मत, आप अपने टाइम पे बोलिएगा। अभी अनिल मिश्रा जी ने, सुनिए, घबराइए मत, अनिल मिश्रा जी ने अभी क्या बात रखी, अभी वो बात रखी शांति से पहले डिबेट सुनिए, शांति से आप क्या चिल्ला कर डिबेट करने लगे, आपको क्या घबराहट हो रही है साहब? आप गलत करेंगे, हम चिल्लाएंगे आप पे, और हमारा हक है आप पे चिल्लाने का। आप गलत करते हैं तो आप पे चिल्लाना चाहिए, देश की जनता भी चिल्लाएगी। सुनिए, रोड छाप एग्रीमेंट मेरे से वो ये सबसे अपने पास रखिए, जबान का सबसे पहले था लगाम लगा के बात करिए। आप रोड छाप ये अल्फाज जो है, ये परवरिश आपको कैसी मिली हुई मैं नहीं जानता था, मगर मुझे अपने माँ बाप से ऐसी परवरिश। मैं फिर ये लावनी जी बात करना चाहता हूँ, लावनी जी मैं अपनी बात खत्म रखना चाहूंगा, खत्म करना चाहूंगा। सैफ खान, जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दे, और मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं, मैं भाषा की मर्यादा और समय की पाबंदी। बेवजह हम यहाँ भटकाने के लिए और चिल्लाने के लिए इस डिबेट पे नहीं बैठे, हम किसी उद्देश्य से बैठे हैं, किसी रिजल्ट पर पहुंचने के लिए बैठे हैं। मेरा सवाल ये था सैफ खान, एक पक्ष पर तो आप लोग पूरी तरीके से बात कर रहे हैं, दूसरा पक्ष जब मैंने आपसे पूछा कि यलगार परिषद हुई थी, उमर खालिद और जिग्नेश मेवाड़ी ने वहां जहर उगला था, इस पक्ष को नजरअंदाज करेंगे क्या? देखिए, ये सब चीजें बात की आती है, पहले ये देखिए ना, रूट कॉज में जाइए। नहीं लावनी जी, पहले हम शुरुआत से बात करते हैं। क्या यलगार परिषद अभी नहीं, अभी हम शुरुआत से बात करते हैं, के जरिए लोगों को लावनी जी बात खत्म दीजिए। या तो आप सिर्फ पूछने, हम क्या सिर्फ यहाँ पे जवाब देने के लिए आते हैं या अपनी तरफ से जनता को बताने के लिए भी आते हैं? लावनी जी, यही जनता, मैं जाऊंगा। अभी अनिल मिश्रा जी ने क्या बात रखी कि इन जो एक्टिविस्ट हैं ये वो हैं जिनके खिलाफ कोई जो आज तक जो है कोई भी FIR इनके खिलाफ जो है वो नहीं हुई, और उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अभी शमशेर साहब जो है जिनको आपने बुलाया और उनको इज्जत बख्शी इस चीज के लिए कि वो बोल सके, उनको जब पॉइंट की बात रखते हैं, जब उन शख्स का सामने आता है जो RSS का मेन विचारधारा, जिसकी वजह से ये सब जो है बीमापुर गांव में जो है ये पूरी वॉयलेंसेस जो फैली, इसकी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। लावनी जी, नहीं लावनी जी, अब ये मुझे बताइए, क्या पुलिस का प्रशासन ऐसा हो चुका है कि जो मेन अक्यूज हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्यों मिलन बोटे को गिरफ्तार नहीं किया गया, जो बीजेपी के कॉपरेटिव है, कॉपरेटिव रहे हैं? खुद इस देश की कोर्ट ने लावनी जी, ऐसे नहीं होता कम से कम। सैफ खान प्लीज, आरोप बेबुनियाद मत लगाइए, सवाल का एक बार भी जवाब नहीं आया। मैं बेबुनियाद नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी न्यूज़पेपर, बहुत सारी चीजों में, और ये सबूत भी आया है जब जोधा अकबर के टाइम। देखिए लावनी जी, समझिए, देखिए ऐसा नहीं कि इनकी देशभक्ति में कोई कमी है या इनकी देशभक्ति में कोई कमी, दोनों लोगों के अंदर बहुत ज्यादा देशभक्ति है, लेकिन दिक्कत क्या है? हाँ, नहीं तो आप समझ नहीं, देशभक्ति है। देखिए, देशभक्ति पूरे देश के प्रत्येक नागरिक में है और आवश्यकता से अधिक है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में दिक्कत क्या है कि उस देशभक्ति के ऊपर ही अपनी पार्टी को बिठाना चाहते हैं। समस्या समझिए, देशभक्ति है, अगर बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा या जितनी भी पार्टी, ये कहते हैं कि केवल और केवल मेरी ही पार्टी देशभक्ति रखती है, बाकी आपकी पार्टी। ये जो एक
समझने की और दूसरे को समझाने की जो प्रवृत्ति पनपी है हमारे देश में, सबसे बड़ी गलत तो ये है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए बात यहां किसी पार्टी को नहीं, मेरा किसी पार्टी से पक्ष विपक्ष समर्थन विरोध नहीं है, लेकिन आज जिस मुद्दे पे हम लोग बैठे हुए हैं ये मुद्दा ये है कि आपने पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कहीं पर कोई शंका है कोई है तो उसको वो अपने एक्शन लेती है, जांच करती है। लेकिन जब कोर्ट में पहुंची, सुप्रीम कोर्ट की आज वर्डिक्ट सुनिए, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट में और स्पेशली जो वहां के एक तो चीफ जस्टिस के नेतृत्व में हुआ, उसमें वाई चंद्रचूड़ जी जो वरिष्ठतम जज हैं, उन्होंने एक आपत्ति की, बोला कि अगर असहमति है तो ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, असहमति को दबाने की कोशिश न की जाए। हमारा कहना नहीं, लावनी जी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, फायदा उठाया जाने लावनी जी लगता है। आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ, आपने मुझसे नहीं और लोगों से पूछा था, अगर इतनी बड़ी साजिश है, देखिए दो चीजें हैं, मैं कोई किसी का फेवर नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, इज्जत का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल है। सबसे पहले इतने दिन हो गए, इस जांच को क्यों नहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को दिया गया, प्रधानमंत्री की हत्या का मामला। नंबर दो ये है कि अगर आपने 5 आदमियों को, कोई नॉर्मल आदमी नहीं थे, सब अपने अपने फील्ड के एक विशेषज्ञ हैं, अगर आप उनको अरेस्ट करते हो, जैसा महाराष्ट्र पुणे पुलिस कह रही है मेरे पास पुख्ता सबूत है, तो जब आप रिमांड मांगने गए हो, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, तो रिमांड बिना पुख्ता सबूत के कभी नहीं दिया जाता। आप उस सबूत को रखने में नाकामयाब रहे, जिसके कारण कोर्ट को ये वर्डिक्ट देनी पड़ी, तो इसलिए प्रश्न आज उठ रहा है। सवाल का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं इसका सैफ भाई का भी और मिश्रा जी का मैं बिंदुवार उत्तर दूं। सबसे पहली बात, अभी ये बात कर रहे थे कि ट्राइबल राइट्स के लिए वो लोग लड़ने वाले लोग हैं, भाई यही चीज तो आप जीएन साहब के केस में भी कह रहे थे, कोर्ट ने उनके अगेंस्ट दिया, आज भी वो जेल में है। पहली बात, बेला भाटिया का आप केस देख लीजिए, उनके लिए भी आप यही कहते थे, बेला भाटिया पे क्या कितने गंभीर आरोप है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए उसके बाद अभी ये जांच एजेंसी की बात कर रहे थे, आपको मैं एक छोटी सी एक बात याद दिला दूं, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इशरत जहां को सीबीआई और आईबी दोनों ने टेररिस्ट कहा। जो ही जब ये कांग्रेस को मालूम चला कि नहीं भाई ये तो मोदी जी के उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री वो गुजरात के थे, उनके अगेंस्ट ये प्लॉट किया जा रहा था, उनकी हत्या की साजिश की जा रही थी, तुरंत सीबीआई का स्टैंड बदल गया। और पहली बार ऐसा हो रहा था कि कोर्ट में दो एजेंसियां, गवर्नमेंट की दो एजेंसियां अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टैंड रख रही थी। सीबीआई बोल रही थी, जो पहले बोली हुई थी कि ये टेररिस्ट है, वो कह रही थी टेररिस्ट नहीं है, और आईबी बोल रही थी नहीं तब भी टेररिस्ट है। देखिए तीसरी चीज मैं बताता हूं कि अभी ये बार बार कोर्ट ने क्या कहा, इनको बहुत इसकी चिंता है। जेएनयू केस में इसी कोर्ट ने तो कहा था ना कि ये कैंसरस डिजीज की तरह बन रहा है, जिसको हमें काटना होगा अगर ऐसी परिस्थिति अगर रही तो। इसका मतलब कि देश के एक भाग में कुछ विचारधारा ऐसी है जो कैंसरस हो रही है, फैल रही है, और उसको हमें खत्म करना होगा। ना कि जो लोग इस चीज को कर रहे हैं, कम से कम सरकार को उनके खिलाफ। देखिए लावनी जी, अंत में मैं आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, मैं आपकी बात का जवाब दूं, मैं अब आपकी बात का जवाब एक पॉइंट आपने वहां पे एक्शन नहीं लिया था। देखिए उसका क्या है कि साहब आप इसी चीज से अपना उत्तर स्टार्ट कीजिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं। अर्बन नक्सल्स की आज बात हो रही है, क्योंकि इन सारे ये जितने भी हैं, एक जो वहां बंदूक उठा के लड़ रहे हैं और दूसरा जो यहाँ पर भर्ती का काम कर रहे हैं, उनके लिए एक वाइडर एक्सेप्टेंस बना रहे हैं अर्बन नक्सल्स। अब ये है कि अर्बन नक्सल्स का टर्म पहली बार किसने यूज किया था? जिस टाइम पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, तब उन्होंने पहली बार अर्बन नक्सल्स टर्म का यूज किया। उन्होंने कहा 3 साल में इससे मुक्ति पालेंगे। मनमोहन सिंह जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि ये एक गंभीर समस्या है और देश के सामने एक बड़ा थ्रेट है। तो यहाँ से आप उत्तर दीजिए कि क्या बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये कबूल किया कि हम ही जो थे अपने ही टेन्योर में जो है पी चिदम्बरम साहब जो है, ये हमारे मनमोहन सिंह जी जो है इसके लिए कड़े कदम जो है वो बोल भी रहे थे, उठा भी रहे थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। मेरा आपसे जो पहले सवाल पूछा गया था उसका जवाब नहीं मिला। बहरहाल जो मेन एक्यूज्ड है इस चीज के, आज 5 एक्टिविस्टों को तो अरेस्ट कर लिया गया, मगर ये जो मेन हिंसा भड़काने वाले लोग हैं उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? क्या पुलिस आज ऐसी हो चुकी है कि जो आदेश मिलेंगे वो ही करेगी, या पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में क्या ये नहीं पता चला कि जो लोग ये वॉयलेंस जो गोरेगांव में जिन्होंने वॉयलेंस भड़काई गई और जिसकी वजह से ये वॉयलेंस फैला, उसके वो गिरफ्तार नहीं होंगे, जिनको हमारे प्रधान सेवक जो गुरुजी बोलते हैं वो गिरफ्तार नहीं होंगे। बाकी सब पे जो है आईपीसी सेक्शन 153A लग जाती है, बाकी सबके ऊपर जो है सेक्शन 307 लग जाता है, मगर इनके खिलाफ जो है कुछ नहीं होता। क्या क्यों क्या आज जो है पुलिस प्रशासन ऐसा हो चुका है कि सिर्फ आपके बोलने पे चलेगा? क्या वो आजादी उनके पास से खत्म हो चुकी है? हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है अनिल मिश्रा जी ने कहा लगातार, listening is a good habit sir, listening is also a good habit, you are a very good orator sir. Again and again I am asking the same question. एक पक्ष पर आप डटे हुए हैं, मुझे जरा सा सिर्फ इतना समझा दीजिए कि यलगार परिषद हुई थी,
उमर खालिद ने वहां पर भड़काया था लोगों को, जिग्नेश मेवाड़ी ने वहां भड़काऊ भाषण दिया था, पैम्पलेट्स बांटे गए थे। क्या इसे नजरअंदाज करेंगे? गलत बात है। शमशेर साहब, भड़का भड़की जांच एजेंसीज ने भी कहा था, लावनी जी देखिए, लावनी जी, मैं आऊंगी आपके पास, जरा सैफ साहब से पूछ लूं, बस मैं आपके पास इसके तुरंत बाद आपके पास शमशेर साहब, आऊंगी। क्या आपके पास वो एविडेंसेस हैं? पहली चीज, नहीं, लावनी जी, आपने अभी कहा पैम्पलेट्स बांटे, आपके पास वो एविडेंसेस हैं? पूरे देश ने देखा था वो नहीं, पूरे एविडेंस। देश ने नहीं, आप वो छोड़ दीजिए, पूरे देश ने देखा था। पूरे देश ने तो ये भी अरे देखा था बैठे हुए जो हैं, भारतीय उन्होंने जनता देखा पार्टी था। के जो ऑपरेटर हैं उन्होंने कैसे भड़काऊ सब चीजें दी हैं। हमला पूरे देश ने यलगार ये भी ग्रुप के देखा लोगों ने था नहीं किया। कि आरएसएस के जो भिड़े के लोगों ने वहां पर सब दंगा किया और साजिश के तहत पूरा हुआ है ये। वो साजिश ओपन कीजिए आप। देखिए, वो उसके ऊपर जो है आपकी टिप्पणी नहीं आएगी ना। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बैठे हैं सिर्फ सवाल ही पूछने के लिए बैठे हैं या सिर्फ जवाब भी देने के लिए बैठे हैं? आप अगर जवाब देने के लिए बैठे तो प्लीज बता दीजिए इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नहीं बताइए, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया साहब? एक मिनट उत्तर तो सुन लीजिए। हाँ, जवाब बताइए, गिरफ्तार क्यों नहीं किया? उत्तर तो सुन लीजिए पहले। देखिए क्या है कि जब ये हिंसा हो रही थी, जब वहां से हिंसा पूरा भड़काया गया और उसका ये कहां से किसने हिंसा भड़काया था उसका मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं। और ये आईबी का रिपोर्ट है, 49% ट्वीट उस दिन पाकिस्तान से हो रहे थे और इसका पूरा का पूरा आईबी का ये ट्वीटों पे मत बताइए। मैंने आपसे सवाल पूछा, ये दोनों गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? जिहादी नेक्सस किस तरह से था उसका मैं अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नक्सलवादी और जिहादी एक नेक्सस था। जिक्र मत करो, ट्वीट्स तो सबसे ज्यादा कांग्रेस। गुरुजी महापुरुष बोलते हैं हमारे प्रधान सेवक, शमशेर खान साहब, अनिल साहब आ रही हूं। उनको भाई जनता उन्हें पूछती है, भाई उन्हें पूछती डी, है। भाई डी को गुरुजी महापुरुष, जनता पूछती है। वही आरएसएस के जो आरएसएस के वर्कर हैं साहब, है ना, वही गॉडसे वाला मामला है आपका साहब। दिक्कत तो यही है, देश को बोलते हैं भलाई आप कर रहे हैं और देश को जो देश के राष्ट्रपिता है उनको गोली मारने का काम आप लोग करते हैं और बोलते हैं हम हैं देशभक्त। साहब मत बताइए साहब, के लिए मत बताइए, हमें सब मालूम है। उनके साथ गठबंधन करके जो पीडीपी के साथ बैठे थे आप जम्मू एंड कश्मीर में, वो नजर नहीं आता। कितने लोग गए थे? किस तरीके से हम थोड़ा ज्वलंत मुद्दे पर शमशेर खान साहब, आप पहले अपनी बात पूरी करें क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि आपकी बात को दबाया जा रहा है। लेकिन सर, मैं आपसे बहुत न्यूट्रल तरीके से एक सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आई थी सर, वो वीडियो दुनिया ने देखा था, उमर खालिद का वो वीडियो सबने देखा था। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? और क्या करने क्या गया था वो पूछिए इनसे। शमशेर खान साहब, कोई एक बात सुनिए, क्या करने गया था? क्या वो एक पब्लिक फिगर है, ही कैन गो टू एनी प्लेटफॉर्म। अगर बुलाया जाता है किधर, वो जरूर जाएगा वहां पर, लेकिन उसके भाषण से वहां पर कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा करने वाला भिड़े गुरुजी और उसके अनुयायी दंगा उन्होंने वहां पर किया, उन्होंने तोड़फोड़ शुरू की। सभा चालू होते हुए तोड़फोड़ हुई है। सभा के लोगों ने तोड़फोड़ नहीं किया था, ये पूरा प्लानिंग था पूरा, और प्लानिंग के तहत वो किया गया था। और भीमा कोरेगांव का फंक्शन ये हर साल होता है, ये पहली बार नहीं हुआ है और हर वक्त नए नए मेहमानों को बुलाया जाता है। लेकिन ये जो किया था ये पूरे वो भिड़े गुरुजी के लोगों ने किया, ये सबको पता है पूरा पर, सबको पता है उन्होंने किया था ये, और ये पूरा प्लानिंग के तहत किया गया ताकि दंगा करे वो और केसेस बने दलितों के ऊपर। ये पूरा उसी पे पूरा चला और उसके बाद में अभी ये पंतप्रधान की हत्या का मामला निकाला गया। ये पूरी साजिश के तहत ये साजिश बनाई गई है पूरी। वो सही करते। रोना विल्सन के घर से भी तो लेटर मिला था ना, लैपटॉप पे बहुत सारी चीजें भी निकली थी, उसके लिए भी कुछ कहेंगे? किसके लैपटॉप पे? दयानंद पांडे के लैपटॉप पे बोल रहे हैं आप? आरएसएस के दयानंद पांडे का आप लैपटॉप खोलिए, उन्होंने जो टेररिस्ट एक्टिविटीज की है उसे दबा के बैठे। आपने किसका लैपटॉप? दयानंद पांडे का लैपटॉप खोलिए आप, दयानंद पांडे का। ये आरएसएस के लोगों ने 18 बम धमाके किए हुए हैं और मुसलमान बंद किए गए हैं। आप बात समझते नहीं है वो। ये आरएसएस को ले आओ साहब, बहुत बड़ा हथियार। अरे आरएसएस तो सबसे बड़ी आतंकी संगठन है। आरएसएस सब में बड़ी आतंकी संगठन भारत की है, सब में बड़ी संगठन आरएसएस है भाई। और हर 18 केसेस में अरेस्ट है वो, 18 बम धमाके में अरेस्ट है वो। मालेगांव बम विस्फोट में आपने जितने भी आरोपी बनाए, आपकी जांच एजेंसियां थी, आपकी पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और बाद में कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। तो क्या आपने उस वक्त जो जांच एजेंसियां थी उनका दुरुपयोग किया? और ठीक यही प्रश्न मैं पीयूष ठाकुर जी से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पास जांच एजेंसियां, जब मालेगांव विस्फोट हुआ या इस तरह की जितनी घटनाएं हुई, जब आप विपक्ष में होते हो तो उसका विरोध करते हो, लेकिन जब आप
आप सत्ता पक्ष में आते हो तो उन्हीं जांच एजेंसियों को, आपने कोई उदाहरण दिया कि इस जहां के केस में आप देखिए, जब कांग्रेस सत्ता पक्ष में थी तो वही सीबीआई बोल रही थी कि वो आतंकवादी है, और वही सीबीआई जब आप सत्ता पक्ष में आते हो तो वो सीबीआई कह देती है आतंकवादी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, देश का दुर्भाग्य देखिए, देश की राजनीति किस दिशा और दशा पर है, आप इस पर ध्यान दीजिए कि सुरक्षा एजेंसियों या देश की जो भी संवैधानिक संस्थाएं, उनका भी अगर सत्ता पक्ष अपने हित में प्रयोग करेगा तो फिर ये देश के लिए बहुत विनाशकारी होगा। आज जो प्रश्न उठा है वो सिर्फ इसीलिए उठ रहा है। पूछिए सवाल पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। मेरी बहुत फ्रैंक ओपिनियन है कि जितनी भी नेशनल एजेंसियां है, वो ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, ये तमाम के तमाम जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं के इशारे पे काम करती है और विक्टिम पे काम करती है। मेरा ये कहना है कि ये जो एजेंसियां है ये सुप्रीम कोर्ट के मातहत काम करे, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर में काम करे, क्योंकि जो हुकूमतें हैं वो हुकूमतें उनका यूज कर रही है। आप ये बात समझ लीजिए, ये नई बात नहीं है, बीजेपी यूज कर रही है, कांग्रेस ने भी यही किया था। कांग्रेस के दौर में कांग्रेस एजेंसी का यूज करके इन सब लोग को ब्लैकमेल किया था। इसके लिए ये एजेंसियां जो है निष्पक्षपणे काम करने के लिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट जज के मातहत पे काम करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे काम करे और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्टिंग करे, तभी हमारे देश में ये सुरक्षा एजेंसियां पे भरोसा करेंगे, वरना ये भरोसे के लायक बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है बिल्कुल। जो भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट करता है वहां पर इनकम टैक्स दूसरे में पहुंच जाती है, पहुंच जाती है, पहुंच जाती है हुकूमत के किसी भी पदाधिकारी ऊपर इन एजेंसियों ने कभी केस कभी नहीं किया। मुझे बताइए किस हुकूमत के आदमी पर इन तीनों एजेंसी ने केस किया है? कभी केस नहीं किया है। आज जो इतना जो आज सनातन का इतना बड़ा आज ये मामला खुला है, एनआईए खामोश बैठी हुई है, एनआईए खामोश है। एक बात बताइए, तब तो ये फिर भाई सैफ भाई अभी कह रहे थे, वो केस का जिक्र कर रहे थे, बार बार सेक्शन कोट कर रहे थे आईपीसी का, ये कह रहे हैं कि केस नहीं है, तो ये दोनों ऐसा द्वंद कैसा? एफआईआर हुआ है तभी तो सेक्शन लगा हुआ है। नहीं, मैं बताता हूं ना क्या प्रॉम्प्टिंग। आप देखिए ना, आप सबसे पहले अभी कानून की बात कर रहे हैं, सेक्शन 153A जो लगा है वो क्या है? डिफरेंसेस बिटवीन रिलीजन फैलाने की कोशिश है ना, ये सेक्शंस लगे हैं जिसमें गिरफ्तारियां इन एक्टिविस्टों की हुई है, टेररिज्म के खिलाफ नहीं हुई है। सुनिए क्या दफाएं लगी बताइए, आप जरा बता दीजिए। 120 भी लगा है या नहीं लगा? अच्छा, 120 में क्या है बताइए? 120 भी है कि जब आप देशद्रोह का जब मामला जो होता है वो सारे इसमें 120 बी। सबसे पहले आपको ये करेक्ट करना चाहता हूं, सुनिए, अब आप सुन लीजिए 120 बी। आप सबसे पहले सेक्शन आईपीसी 153A लगाया गया डिफरेंसेस फैलाने के लिए दोनों रिलीजियस एक्ट के अंदर जो है, उसके बाद इसको जो है वो कॉन्स्पिरेंसी बना देते कि हमारे प्रधान जो सेवक है उनके ऊपर जो है मर्डर की कॉन्स्पिरेंसी रख रहे हैं। मैं बड़ा आलोचना करता हूँ साहब इसके लिए। सवाल ये दिक्कतें जो आजकल बिल्कुल आती है चैनल्स में, अगर एंकर अपोज करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, तो उनको निकाल दिया जाता है। आजकल तो ये दिक्कत देखने में हर जगह मिल रही है। दिक्कत ये है कि जो खिलाफ बोलेगा सरकार के, आपने भी डिसाइड कर लिया है, वहां से निकाल दिया जाएगा। एनडीटीवी से 100 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। एनडीटीवी आप सबसे पहले आपके राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन को अगर निकाल दिया गया था, दूसरे ही दिन जो है उसमें छापा लग गया था, ये कह के उसको बैन कर दिया गया एक दिन के लिए। आप बताएंगे हमें जो है साहब, हमें मत बताइए, हमें सब मालूम है आपकी सच्चाई जो है साहब, है ना। जो चौथा पिलर, जो चौथा स्तंभ जिसे बोलते हैं पत्रकारिता का, कि अगर वो आपके खिलाफ बोलेगा तो आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे, आपको वहाँ मीडिया हाउसेस से निकलवा देंगे। ये है आपकी गंदी राजनीति का जो नजरिया है इस देश में और जनता के सामने। बार आप लोग मुद्दे को भटका रहे हैं और हम यहाँ किसी और दूसरे चैनल की बात करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। सुदर्शन न्यूज में आप बैठे हैं और हमारी टैगलाइन है कि राष्ट्र सर्वप्रथम। अगर आप लोगों के पास राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए, सर्वप्रथम रखते हुए कोई दलील है तो सामने रखिए। बेवजह बेबुनियाद यहाँ चीखने चिल्लाने के लिए ये डिबेट नहीं हो रही है। अनिल मिश्रा, यहाँ पर आप देखिए दो द्वंद होता है। शमशेर खान कहते हैं कि कोई भी इस तरीके की कोई धारा नहीं लगी है, बेवजह गिरफ्तारी कर ली गई। सैफ खान ने गिनवा दिया कि नहीं ये धारा है, धाराओं पर भी किस तरीके से चर्चा हुई। लेकिन आप देखिए शुरू से लेकर अब तक मैं देख रही हूं लगातार 50 मिनट होने को आए हैं। इस 50 मिनट में ना तो किसी ही पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता ने
एक बार भी ये कहा कि ये इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, इस पर हमको राष्ट्र नीति बनाने की जरूरत है। यहां पर सिर्फ गिरफ्तारी किस तरीके से हुई, वो 5 लोग कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इसमें आरएसएस भी आ रहा है, इसमें तमाम चीजें आ जा रही हैं। हम अब डिबेट के खात्मे पर हैं सर, समय की पाबंदी होती है। सैफ खान, बहुत ज्यादा दिल पर हाथ रख के सिर्फ इतना बता दें आप कि क्या आपका देश, आपके देश की 125 करोड़ आवाम इस वक्त नक्सलवाद से नहीं जूझ रही है? क्या आप इस देश के लोकतंत्र को नक्सलवाद के जो गंदा अंधेरा है उसमें ढकेलना चाहते हैं? सर प्लीज। लावनी जी सुनिए, आप दिल पे और दिमाग पे और हर जगह, हमारे लिए हर जगह भारत ही भारत है साहब, और उसके लिए हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ये बोलने के लिए नक्सलवाद के लिए कि हम नक्सलवाद के खिलाफ है। मैंने आपको शुरुआत में भी बोला था, अभी बोला, और हम लोग भुगते भी हैं उसके ऊपर जो है। मगर आज नक्सलवाद, सुनिए लावनी जी, नक्सलवाद तो एक सेकेंडरी चीज हो गई जो आप जोड़ा जा रहा है। ये सवाल ये उठता है, ये जो 5 लोगों को किया है गिरफ्तार, मैं ये तभी बोल रहा हूं, ये एक्टिविस्ट वो थे जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, इस वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए आज इनको घेरा जा रहा है। आज हाई कोर्ट ने कहा, आज ये हाई कोर्ट ने कहा अरेस्ट इज डाउटफुल, ये जजमेंट है, ये रिस्पेक्ट करना चाहिए आपके चैनल को भी। और मैं लावनी जी आपसे भी गुजारिश करता हूँ, जो हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट जजेस की तरफ से है उसे आप भी मानिए समझे। इसे नक्सलवाद से प्रधानमंत्री एनआईए को क्यों नहीं दी गई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को? लावनी जी एक सवाल, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को क्यों नहीं दी गई जबकि हमारे मोदी जी के ऊपर अटैक का मामला था? तो मेरा सवाल ये है, चलिए बताइए, अनिल शर्मा बताइए एनआईए पे क्यों नहीं दिया गया? इसका मैं एक शब्द में बस एक लाइन में उत्तर दे दूं। देखिए, हाँ, जो ऐसा जरूरी ये नहीं है कि सारे केस एनआईए को रेफर क्यों नहीं जरूरी है? पीएम मोदी जी की हमारे प्रधान सेवक को कंस्पायर करके अटैक किया जा रहा है और जान से मारने की वो की जा रही है, और आप कह रहे हैं जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है फिर आपके लिए, ये बताइए। पावर है या नहीं है? सुनिए, आप ये एनआईए को क्यों नहीं दिया गया, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को? क्या होना चाहिए? कमाल की बात है साहब, आप हमें बताएंगे ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो प्रधान सेवक के अगर पुलिस की जांच का अधिकार है, की बात आएगी तो आप कह रहे हैं उसके लिए जरूरी नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, सच्चाई ये है लावनी जी, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि एजेंसी को नेशनल, क्योंकि ये मैटर वो है ही नहीं, इसलिए एनआईए को देने की जरूरत नहीं है। सच्चाई यही मैटर क्या है और क्या नहीं है, आज देश की जनता ये देख रही है। अनिल मिश्रा जी 5 सेकंड में आपको दूंगी क्योंकि मुझे बार-बार कहा जा रहा है डिबेट खत्म करने के लिए, समय खत्म। राजनीति के तहत मुद्दों को भटकाया जाता है, ये वोटों की राजनीति होती है। 2 सेकंड में एक बात बता दे, कोरेगांव घटना 200 साल पुराना इतिहास है, दलितों और मराठाओं के बीच के युद्ध की घटना है जो उत्सव के रूप में, उसको देखिए किस तरह से देश की राजनीति मुद्दों को भटकाकर वोटों की राजनीति बंद कीजिए। वोट की राजनीति तब तक सही रखती है जब वो देश हित में जाए, लेकिन अगर कोई चीज देश हित और देश सुरक्षा से जुड़ी हुई नहीं हो तो वो मुद्दों की राजनीति नहीं होती है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मुद्दों की राजनीति होगी और इस मसले पर राजनीति भी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।